यस, प्लीज रीड द क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आपको मैंने ये क्लास में बताया था कि जो आर्टिकल है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको मैंने आपको स्ट्रेटेजिकली एक तरीके से याद भी कराने की कोशिश की थी, अगर आपको याद हो तो। डू यू रिमेंबर? मैंने आपको ऐसे याद कराया था, याद कीजिए मैंने कैसे आपको बताया था कि ये जो आर्टिकल है इसको आप याद रख सकते हो। यस, मैंने आपको बताया था 50-50, याद है आपको? एनी वन ऑफ यू, क्या आपको याद है? मैंने बताया था कि 50-50 से याद कर लो, पावर का सेपरेशन है वो 50-50 है, और ये जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 50। तो कई बार चीज़ों को थोड़ा सा यूनिक ढंग से आपको याद करने की जरूरत है। अगर आप इस ढंग से याद करोगे तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन? सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $350 million aid in May 2022 for the systems reform endeavors for transformed health achievement श्रेष्ठा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये जो वर्ल्ड बैंक का अप्रूव्ड पैसा था 350 मिलियन का, ये जो एक एड है श्रेष्ठा के नाम का, वो किस स्टेट को मिला है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों को यू कैनॉट अफोर्ड टू मिस। ठीक है, जब भी आप करंट अफेयर्स की तैयारी करें तो आप उस समय ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़ सकते। प्लीज बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। किस स्टेट को मिला है $350 मिलियन का एड? सो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सो द राइट आंसर विल बी गुजरात। ठीक है, गुजरात को वर्ल्ड बैंक का जो एड है वो $350 मिलियन का दिया गया है। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया यहाँ पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ रे इज एंगल मेजर्ड फ्रॉम रिफ्लेक्टेड रे टू द नॉर्मल सर्फेस? कहाँ से मेजर होता है? ध्यान देने की बात यहाँ पे है, यहीं पे कैच है और यहीं पे आप आइडेंटिफाई करोगे। ये बताओ, आपको बताना है कि ये रे कौन सा है जिसको द रिफ्लेक्शन रे से लेके और नॉर्मल सरफेस तक कहाँ क्या क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। ओके, सो एंगल ऑफ डिफ्यूजन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? यस, सो द राइट आंसर विल बी परावर्तन कोण। परावर्तन कोण मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, आपने लाइट सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें आपको ये बिल्कुल आपको अच्छे से आपको ये पढ़ाया गया होगा। अगर आपने नहीं किया, अगर आपको याद नहीं आ रहा, प्लीज़ अपने चीज़ों को जाके याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरह के लाइट के मोशंस के जो क्वेश्चन है आपके साइंस सेक्शन से हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वन अ जापानीज फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022? यस, क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है कि इनमें से किसने जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को जीता है जो 2022 में हुआ था। ओके, सो चार्ल्स लेक्लर, सार्जियो पेरेज, मैक्स विपन या कार्लोस सैंज जूनियर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए। जापानीज फार्मूला 1 जो है उसको किसने जीता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। यस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैक्स वर्पेन। मैक्स वर्पेन इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच सिटी एग्जिस्टेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ओके, निम्न में से कौन सा वो शहर है जिसका अस्तित्व इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा गया है? और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप लोग जब हिस्ट्री करेंगे तो प्लीज़ इसको टॉपिक को बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कभी मोहनजोदारो से, कभी हड़प्पन से, कभी कहीं से धौलावीरा से आपसे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से जरूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि जैन और बुद्धिस्ट वाला जो टॉपिक है उसको भी बहुत अच्छे से आपको करना है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो शहर था वो एक सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? यस, तो हम सभी जानते हैं हड़प्पा वाज द आंसर। ठीक है, हड़प्पा जो था वो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था? सिटी था। और ये इतना पॉपुलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर था कि कई बार इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, सो क्या है?
हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से पुकारने से ये तात्पर्य है, ये मतलब है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसके अंदर जो सिटी था हड़प्पा का वो कितना महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो द जलदूत एप्लीकेशन, देखिए एक ऐप है जिसका नाम है जलदूत, उसके बारे में प्रश्न आया है। बहुत सारे ऐप्स जो है डिफरेंट डिफरेंट मंत्रालय के द्वारा लॉन्च होते हैं, तो उससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में जनरली देखने को मिलते हैं। सो जलदूत एप्लीकेशन लॉन्च इन सितंबर 2022 इज यूज्ड बाय ग्राम रोजगार सहायक टू मेजर्स। ठीक है, सितंबर 2022 में लॉन्च किए गए जलदूत एप्लीकेशन का उपयोग ग्राम रोजगार सहायक द्वारा किस काम के लिए किया जाएगा, ये आपको बताना है। क्या ये वर्षा नापने के लिए किया जाएगा, कुएं का जल स्तर नापने के लिए किया जाएगा, या कृषि के उत्पाद को नापने के लिए किया जाएगा, या नमी या आर्द्रता को नापने के लिए किया जाएगा? सो इसका जो आंसर होगा, ये जो ग्राम रोजगार सहायक हैं इस ऐप से वाटर लेवल इन वेल जो है इसकी मैपिंग करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इन विच ईयर वाज द आर्म्ड एक्ट पास्ड इन इंडिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में जो हमने है ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फटाफट बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यस, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो हो जाएगा आपका 1959। ठीक है, 1959। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, तो आप इससे एक चीज़ समझ रहे हो कि ऐसे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। डाउरी हो, सती प्रथा हो, आर्म्स एक्ट हो, प्रेस एक्ट हो, इन सारे प्रश्नों पे बहुत अच्छा कमांड करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखते हैं। Which among the following is the key circuit board holding the essential processing part of a computer? ओके, बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला प्रमुख सर्किट होता है? यस, सारे सर्किट को उसमें वो धारण करता है, उसमें वो अटैच होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्मवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी या मदरबोर्ड। क्या कहते हैं उसको आपको बताना है। फर्मवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी या मदरबोर्ड। सो इसका जो राइट आंसर है वो बहुत आसान है, इट इज कॉल्ड मदरबोर्ड। ठीक है, इट इज कॉल्ड मदरबोर्ड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन है, आपसे पूछ रहा है। बताइए विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो कौन सा है, और काफ़ी पॉपुलर पठार है। आप लोगों ने स्कूल की किताबों में भी इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि स्कूल की ज्योग्राफी के बुक में इसके बारे में विवरण दी गई है। तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न प्लेट्यू या तिब्बतियन प्लेट्यू? सो कौन सा पठार है जो क्या है सबसे ऊंचा है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा तिब्बत का पठार, द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। ठीक है, तिब्बत प्लेट्यू इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमसे टीसीएस ने क्या पूछा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल नेम फॉर ईस्ट कोस्ट और द पार्ट ऑफ इट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट या इसके भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम है? यस, क्षेत्रीय नाम नहीं है। यस, कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट, उत्कल कोस्ट, मालाबार कोस्ट। आपको बताना है कि पूर्वी तट की बात हो रही, तो इसमें कोई एक तट है जो क्या है वेस्टर्न कोस्ट पे है, वो जो है वेस्टर्न साइड पे है, वो पूर्वी साइड पे नहीं है, ईस्टर्न साइड पे नहीं है, और उसका जो नाम है वो है मालाबार कोस्ट। ठीक है, मालाबार कोस्ट जो है इट इज़ नॉट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज़ ऑन द वेस्टर्न पार्ट, पश्चिम की तरफ है आपका मालाबार कोस्ट। ओके, सो विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट मार्शल आर्ट? एंशिएंट मार्शल आर्ट है दैट ओरिजिनेटेड इन पेनिसुलर इंडिया, जो इसका जो उद्गम है, जो ओरिजिनेशन है वो पेनिसुलर इंडिया में हुआ है एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर वॉरियर्स। ओके, एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति
प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के रूप में की गई थी या हुई थी? यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गटका, माय थाई, कलियारापट्टू या कराटे? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है कलियारापट्टू। ठीक है, कलियारापट्टू इज द राइट आंसर। ओके, so let's move to next question. In October 2022, which among the following substance was mapped in abundance for the first time by Chandrayaan 2 on moon? क्या कह रहा है? आपको पता है कि चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, पार्सली सक्सेसफुल मिशन है हमारे इंडिया का, और उसी के बारे में ये पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 द्वारा पहली बार चंद्रमा पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बहुतायत में उपस्थिति का पता चला है? मतलब चंद्रयान 2 ने एक जो पदार्थ है जिसका ने पता लगाया है कि चंद्रमा पे वो पर्याप्त है, और उसको कौन सा पदार्थ है आपको बताना है। सो हाइड्रोजन, क्लोरियम, ऑक्सीजन या सोडियम? यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है सोडियम। अगर आप लोगों में से कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको बिल्कुल ये याद होगा, उसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है? ओके। सो डेविस कप इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? डेविस कप एक बहुत महत्वपूर्ण टेनिस टूर्नामेंट है और बहुत ही पॉपुलर टेनिस टूर्नामेंट है, और आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि डेविस कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका जो संबंध है वो किस खेल से है? टेबल टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल या टेनिस? टेबल टेनिस और टेनिस में फ़र्क है, आप जानते हैं, क्रिकेट या बास्केटबॉल। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंड्स टेनिस। ठीक है, तो डेविस कप जो है वो बहुत पॉपुलर गेम है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। डेविस कप जो है ये बहुत पॉपुलर टूर्नामेंट है, किसका? टेनिस का। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको याद रहेंगी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ हमसे क्या पूछा गया। हु रॉट द फेमस नोवेल दुर्गेश नंदिनी? दुर्गेश नंदिनी एक बहुत पॉपुलर नोवेल है, और इसको किसने लिखा है आपको बताना है। अगर इफ़ यू हैव अ गुड कमांड ओवर हिस्ट्री, आपको निश्चित इसका आंसर पता होना चाहिए। देखिए, जो एसएससी के एग्जाम्स हैं उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि इसका जो लेवल है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस में काफ़ी अच्छा है। वैसे क्वेश्चंस भी एसएससी को मैं देख रहा हूँ वो पूछ रहा है जो क्वेश्चंस आपके पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, या आईएएस एग्जाम में अभी तो नहीं, लेकिन पहले पूछे जाते थे। अब तो आईएएस एग्जाम भी बहुत टफ हो गया है, जो सिविल सर्विस का एग्जाम है। लेकिन पीसीएस के एग्जाम में अभी भी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको कई बार मैंने नोटिस किया है कि आपके एसएससी के एग्जाम में भी वहाँ से क्वेश्चन पिक किए जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, बहुत बार हमने टेस्ट सीरीज में या क्वेश्चंस जब भी हम फॉर्म करते हैं आपके लिए या टेस्ट बनाते हैं, तो हम लोग कई बार एसएससी के में जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो और दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसके पूछने के चांसेस हैं, उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आप जो अगर टेस्ट लगाएंगे तो आपको वो सब आइडिया लगेगा। तो इसका जो आंसर है दुर्गेश नंदिनी का वो है बैंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बैंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके। So which among the following is correct about the reserve repo rate? रिजर्व रेपो रेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, प्लीज पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, आई विल गिव यू 10 सेकंड, प्लीज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? सो रिजर्व रेपो रेट इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग एंड द प्राइसेस आर राइजिंग over a period of time. When bank deposit its excess money in RBI, then RBI provides some interest to that bank. This interest is known as reserve repo rate. When RBI provides a loan to the bank for short term between 1 to 90 days, RBI takes some interest from the bank, which is termed as a reserve repo rate. Okay, very good. When the money is borrowed or lent for more than 15 days, it is called reserve repo rate. Yes, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डिस्कशन हमने की है, खास करके जो 6500 वाले में थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया आपके साथ। आई होप कि आपको चीज़ें याद होंगी। जल्दी से बताइए कि रिजर्व रेपो रेट से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, वो हो जाएगा बी। क्या कहता है अभी, थोड़ा देखते हैं। व्हेन बैंक डिपॉजिट इट्स एक्सेस मनी इन आरबीआई, जब भी कोई कमर्शियल बैंक अपने एक्सेस मनी को आरबीआई में डिपॉजिट करता है तो देन आरबीआई प्रोवाइड सम इंटरेस्ट। तो आरबीआई क्या करता है, कुछ पैसा जो है इंटरेस्ट के रूप में बैंक को देता है। दिस इंटरेस्ट इज नोन एज
रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये पैसा जो है कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखती है, तो आरबीआई इसको कुछ इंटरेस्ट देती है, इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। एक जो है आरबीआई कभी कभी कमर्शियल बैंक को लोन देती है, जब भी किसी कमर्शियल बैंक को लोन की आवश्यकता होती है तो आरबीआई उनको लोन प्रोवाइड कराती है। उस लोन पे जो रेट लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो वो है रेपो रेट, और जो उल्टा है उसका, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और ये जो रिवर्स रेपो रेट होता है हमेशा आरबीआई का रेपो रेट से कम होता है, क्योंकि जब मुझे किसी को पैसा देना है तो मैं तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा चार्ज करूंगा इंटरेस्ट रेट, लेकिन मुझे अगर पैसा किसी कोई कह रहा है कि आप अपने पास मेरा कुछ पैसा ले लीजिए, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे दीजिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं पैसा लोन देता हूं उस समय जो इंटरेस्ट मैं लूंगा उससे तो उस इंटरेस्ट को मैं कम ही रखूंगा, क्योंकि आप अपनी इच्छा से मेरे पास पैसा रख रहे हो तो मैं आपको इंटरेस्ट कम दूंगा। सो जो रिवर्स रेपो रेट है वो हमेशा रेपो रेट से ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है, इसको प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। So the plains from Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 kilometer, but the fall its slope is hardly. ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है। अगर आपको ज्योग्राफी की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है तो नाउ इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मार्क इट राइट। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा फंडा बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन का तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत लोगों का गलत हुआ। क्या कह रहा है कि अंबाला से सुंदरबन तक का जो मैदान है लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन इसकी जो ढाल में गिरावट है मुश्किल से इतने मीटर भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 300 मीटर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, कैन डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट इन ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम। डेटा ट्रांसमिशन के निम्न में से किस मोड में डेटा का जो प्रवाह होता है वो दोनों दिशाओं में होता है। यस, दोनों दिशाओं में होता है, और यहाँ से आप इजिली इसका आंसर निकाल पाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी माइंड है, अगर आप माइंड अप्लाई करोगे तो ये जो चीज़ है ना कि दोनों दिशाओं में होता है, आप इसका इजिली आंसर निकाल पाओगे। लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग हाफ ड्यूप्लेक्स, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग हाफ ड्यूप्लेक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके, चलिए जब कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यस, सो विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, ठीक है। भारत में अगर हाईएस्ट पीक की बात करें तो इनमें से कौन है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी या नामचा बरवा। भारत का सबसे हाईएस्ट पीक है, इसमें से कौन, आपको बताना है। ज्योग्राफी के आपके मैपिंग से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको डेफिनेटली इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी या नामचा बरवा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा इज द राइट आंसर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे डीपेस्ट जगह, भारत का सबसे हाईएस्ट जगह, ऐसे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ओके, सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन अक्टूबर 2022 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन का एक इंडेक्स आता है जिसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स। इसमें क्या करता है, अलग अलग डायमेंशन के आधार पे पुअर्टी इंडेक्स ये लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपुल वर्ल्ड वाइड। मतलब अक्टूबर 2022 में एक संयुक्त राष्ट्र का मल्टीपल जो पुअर्टी इंडेक्स है वो आया था, और उसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं उन चारों देश में से कहाँ हैं आपको बताना है। यस, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान या इंडिया, कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा गरीब। ये जो गरीब की जनसंख्या है मैं बताता हूँ, इट इज़ 22.8 करोड़, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज अपना प्यारा भारत इंडिया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है यूनाइटेड नेशन के मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स का। अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आए, कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स है ये कौन रिलीज करता है, तो आप हमेशा याद रखना इसको जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन रिलीज करता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन रिलीज करता है। तो लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
यस, तो क्या कह रहा है कि नीलिमा परफॉर्म्स कबेलिया डांस फ्रॉम विच स्टेट डज दिस डांस फ्रॉम बिलोंग टू। यस, बताइए किस स्टेट को ये डांस फॉर्म बिलोंग करता है। कलबेलिया। आपने डांसेस के क्लासेस में इसको पढ़ा है, बहुत पॉपुलर डांस फॉर्म है, कई बार आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। प्लीज़ चीज़ों का रिवीजन कीजिए, बहुत आसान है किसी एग्जाम को क्लियर करना, प्रोवाइडेड कि आप रोज़ 5-6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें एटलीस्ट 50% जो टाइम है आपका 40 to 50% वो रिवीजन को जाना चाहिए। तो कलबेलिया जो डांस है वो राजस्थान का एक लोक नृत्य है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप लोग नहीं भूलिएगा। इट इज़ अ डांस फ्रॉम राजस्थान। ओके, फाइन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आर सॉलिड इंस्ट्रूमेंट। इनमें से जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सॉलिड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल होते हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो ठोस है। यस, कौन सा जो यंत्र है इसमें ठोस है आपको बताना है। तत्ववाद्य, घानावाद्य, आनंदवाद्य या सुशिरा वाद्य। सो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा घन वाद्य, ठीक है, घन वाद्य इज द राइट आंसर। क्लियर। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लीज बी कॉन्शियस, बहुत ध्यान से चीजों को कीजिए, तब जाके कहीं आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो पाएगा। यस, सो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आप सभी को मेरी पूरी उम्मीद है कि पता होगा। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पीएमजे इज द एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इट इज एन एम्बिशियस प्रोग्राम, ठीक है, इट इज एन एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2080 टू प्रोवाइड, इन चारों में से क्या, टू एक्सेस द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन, जो सबसे कमजोर वर्ग हैं उसको इन चारों में से क्या प्रोवाइड कराने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसको लॉन्च किया गया था। जल्दी से बताइए, सोचिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से जितने भी लोग इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनको ये निश्चित ही आंसर पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। यस, आपको पता है इट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस स्कीम इज हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना है किसको, सबसे कमजोर जो वर्ग हैं उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करानी है, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी की जो है वो प्रोवाइड करानी है। ऑलवेज याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनफैक्ट बहुत ही पॉपुलर ये स्कीम है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। A ball possesses 3000 units of momentum. What would be the ball's new momentum if its velocity was doubled? Okay, obvious सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। किसी की वेलोसिटी जितनी है उसका मोमेंटम, देखिए ये मोमेंटम दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी अगर डबल कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3000 यूनिट्स, 6000 यूनिट्स, 20,000 और 9,000, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा आंसर है इसका। तो आप बेसिक स्कूल में साइंस पढ़े होंगे तो इसलिए आपका इसका आंसर जो है आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 6000 यूनिट्स हो जाएगा। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड अजीज खुमार अ वाइन डिस्टिलर टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ओके, सच अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। यस, काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं ये तो, और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने अजीज खुमार, एक वाइन डिस्टिलर, शराब बनाने और बेचने वाला जो एक इंसान था, उसको उच्च प्रशासनिक पद पर बैठाया था। यस, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, जलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। आप लोगों में से जिसके पास भी हिस्ट्री की अच्छी नॉलेज है वो डेफिनेटली इस आंसर को बताएगा। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। यस, सो राइट आंसर इज मोहम्मद तुगलक, ठीक है, मोहम्मद तुगलक इज द राइट आंसर, मोहम्मद तुगलक इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला जो एक रोग है, इनमें से कौन है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, रेबीज, लेप्रोसी, मलेरिया या इबोला। यस, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज आपको बताना है, ध्यान रखना है। बैक्टीरिया से जो बीमारी होती है आप जानते हैं वैसी बीमारी को बताइए, जलातंत्र, कुष्ठ, मलेरिया, इबोला, क्या होगा इसका राइट आंसर। यस,
सो बैक्टीरिया से होने वाला जो डिजीज है इसको हम लोग कहते हैं लेप्रोसी, ठीक है, इट इज लेप्रोसी, इट इज कॉल्ड लेप्रोसी। क्लियर है? तो आज के 25 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए, चीज़ों को देखा। आई होप आपकी समझ विकसित हो रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो टीसीएस फॉर्म कर रहे हैं और आपकी जो तैयारी है इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी आपने क्वेश्चंस देखे हैं, हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने डांसेस से देखे, कर्बिलिया जैसे ईजी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं, बहुत सारे शॉर्ट कट की जो है उससे MS एक्सेल MS वर्ड के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो MS एक्सेल MS वर्ड दोनों के जो शॉर्टकट की हैं उसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कीजिए। पॉलिटी के भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं तो उसके लिए हम लोग इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं। 365 अराउंड द क्लॉक आपको मेहनत करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और डेफिनेटली विल गेट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बहुत मेहनत करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।